नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आरबी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त सनी। तो जैसे कि हमने पॉलिटी में कल भाग 1 कंप्लीट कर लिया था, आज पढ़ेंगे भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप। और इसमें जो आर्टिकल है वो कहाँ से 5 से 6 5 से 6। अब देखिए, आज हम जानेंगे नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। नागरिकता किसे कहते हैं, क्या होती है, कहाँ से ली गई है और कब से भारत में नागरिकता मतलब अपनी नागरिकता है, कैसी नागरिकता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो देखिए संविधान में ब्रिटेन से, कहाँ से, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। और 26 जनवरी 1949 से अंगीकृत किए गए संविधान के, मतलब 26 जनवरी 1949 को अपना संविधान अंगीकृत किया गया था। तो वहीं से 15 अनुच्छेद में से नागरिकता के भी अनुच्छेद थे। आपको बताया था जब संविधान अंगीकृत किया गया था तो कुछ संविधान स्वतः ही अपने आप लागू हो गए थे, कुछ आर्टिकल अपने आप ही लागू हो गए थे। उनमें से कौन से? 5, 6, 7, 8, 9 ये नागरिकता के जो अंदर थे ना, ये भी स्वतः ही लागू हो गए थे उसी समय। ठीक है, ठीक है। इसका जो पहला विवरण दिया था, मतलब नागरिक क्या होते हैं, नागरिक कौन होते हैं, इसका जो पहला विवरण दिया था वो दिया था हम लोगों को अरस्तू ने। किसने दिया था? अरस्तू ने। अच्छा, भारत की नागरिकता, मतलब भारत की नागरिकता जो है 1955 अधिनियम, कहाँ से? भारत नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता में जो पहली बार संशोधन हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड और आधार कार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों, अपने इंडिया में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, एक नागरिकता की पहचान, एक नागरिक की पहचान होती है। एक नागरिकता, भारत की नागरिकता को हम कैसे पहचान, उसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसे इस संबंध में दिया जाता है। ठीक है ना। अब आइए, जैसे कि आर्टिकल 5 से 11 हैं, 5 से 11 भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ और बारे में जानेंगे कि नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, कैसे हमारी कोई नागरिकता हमारे भारत छीन सकता है, या कैसे हम त्याग सकते हैं उसे। ठीक है ना। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई। जब संविधान बना था तब सभी लोगों को जो नागरिकता दी गई वो उस समय भारत के अंदर थे। संविधान सभा जब बनी थी, जब संविधान बना था, संविधान बनने के तैयार होने के बाद वो नागरिकता उन्हें मिली थी जो भारत के अंदर थे। ऐसा नहीं था, आपको पता है कि बंटवारा हो गया था 1947 में, बंटवारा हो गया था अपने भारत और पाकिस्तान का। तो उस समय के आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जो भारत के अंदर थे बस वही भारत के नागरिक थे। ठीक है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की यहाँ पे की नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अब संविधान बन गया, अब जैसे बंटवारा जब हुआ था तो डिमांड हुई जो जाना चाहे जा सकता है, जो आना चाहे वो आ सकता है। तो संविधान बनने के बाद जो वापस आए थे अपने भारत में, उन्हें नागरिकता नहीं दी गई थी। अब उन्हें नागरिकता की एक प्रोसेस दे दिया था। क्या था? परमिट रूल लागू हो गया था। कौन सा रूल? परमिट रूल। कब हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। तो आर्टिकल 6 में परमिट लागू हो गया था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। ठीक है ना। आर्टिकल 7 क्या कहता है? स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति
ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले, संविधान पहले से आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। मतलब कि जब स्वतंत्रता मिली हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले अगर भारत में आ गए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। अब आर्टिकल 8 अनुच्छेद 8 की बात करते हैं। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत, मतलब विदेश में आप घूमने जा रहे हैं या नौकरी करने जा रहे हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भाई अगर ऐसा होता कि हम अपना देश ही छोड़ के कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या कुछ कमाने जा रहे हैं तो भारत की नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। ऐसा होता ना तो ज़्यादातर लोग नागरिकता ख़त्म कर देते, क्योंकि अपने इंडिया के ऐसे काफ़ी लोग हैं जो पूरे विश्व में कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर आपको। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड, हर जगह कहीं ना कहीं अपने भारतीय हैं, वहाँ पे काम भी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे अपने इंडिया के मिलेंगे ज़रूर। ठीक है। अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर, मतलब जैसे कि आप विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जैसे अब विदेशी नागरिकता अपनाएंगे, उसे ग्रहण करेंगे, भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद 10 भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब, कब तक? जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि आपके यहाँ पे नागरिकता ख़त्म नहीं होती। अब जैसे भारत में तो हैं, और देश विरोधी कार्य का मतलब आप यहाँ पे आतंकवाद फैला रहे हैं, हमारे विरोधी देश से आप संबंध बना रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, तो आपकी नागरिकता संसद छीन लेगी। कौन छीन लेगी? संसद आपकी नागरिकता समाप्त कर देगी, छीन लेगी आपसे। और फिर जब छीन लेगी तो याद रखना कहीं के नहीं रहोगे। अब सोचो आप बहुत बड़े इंसान हो, ठीक है ना, अच्छी खेती बाड़ी है, बहुत से लोग पता करते हैं चलो छीन लेंगे तो क्या करेंगे, नागरिकता ही तो छीन लेंगे, वहाँ पे चले जाएंगे। छीनने का मतलब सीधा है तुम्हारा घर भी होगा वो भी सरकार का, तुम्हारी ज़मीन भी सरकार की, सब कुछ सरकार का, क्योंकि तुम्हारा तो अस्तित्व ही खत्म कर दिया। तुम हो कौन? तुम्हारी नागरिकता समाप्त होने के बाद आपकी पूरी संपत्ति सरकार की हो जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। कौन बनाती है? संसद बनाती है। और यह जिम्मेदारी जो है कहाँ पे मिली है? होम मिनिस्ट्री को, गृह मंत्रालय को। ये गृह मंत्रालय को मिली है, ये पावर आर्टिकल 11 में दर्शाता है। अब जानेंगे कि हमें नागरिकता कैसी विधियों से प्राप्त होती है, किन तरीकों से हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देखिए नागरिकता प्राप्त करने की विधि। नागरिकता हम 5 तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। कितने तरीकों से? 5 तरीकों से। किसके अनुसार? नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहले तो जन्म के आधार पर 1986 में ये लागू हुआ था, जन्म के आधार पर। ठीक है। अब जन्म के आधार पर कैसे हैं? सीधी सी बात है, भारत में अगर पैदा हुए तो भारत के ही नागरिक हो, सिंपल सी बात। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। ठीक है। अगर भारत के नागरिक हों तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब जैसे कि इंडिया के हैं और बाहर जाके अगर जन्म लेते हैं कोई बच्चा तो उन्हें नागरिकता इंडिया की मिलेगी। ठीक है ना। अब वंश के आधार पर सीधी सी बात देखो, जो अमेंडमेंट हुए हैं, मतलब जितने भी ये दिए गए हैं विधियाँ, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? रटने लगते हैं। ठीक है ना। रटना नहीं है ना, समझो। अब सीधी सी लिखा है वंश के आधार पर। कब हुआ था भाई? 1992 में। क्या हुआ था? विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता में से कोई एक भारत का हो। ठीक है ना। उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। अब जैसे कि कोई भारत का है
पिताजी भारत के हैं, माताजी कहीं और की हैं, तो उनमें से क्या होता है, माता पिता में से अगर कोई एक व्यक्ति भारत का हो तो बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है। तीसरी विधि क्या है, पंजीकरण। पंजीकरण से क्या हो, इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार कहाँ पे रहना पड़ेगा, भारत में। कहीं के भी हो, अगर आपको भारत की नागरिकता चाहिए, जैसे आप विदेश के हो, आप आते हो भारत में, आपको भारत की नागरिकता अगर ग्रहण करनी है तो भारत में आपको 7 साल तक स्टे करना पड़ेगा, 7 साल तक रहना पड़ेगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। वही बात है, विदेशी लोग जब आएंगे और नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं, अब जैसे कि हम विदेशी नागरिकता ग्रहण करना चाहें तो वहाँ के रूल से चलना पड़ेगा, जो वहाँ का रूल हो। तो ऐसे ही जब आप भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहेंगे तो यहाँ पे 7 साल आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नागरिकता मिलेगी। ये दोस्तों पहले थी 5 साल, पहले थी 5 साल की, आप 5 साल तक रहोगे तो भारत की नागरिकता मिल जाएगी, अब रहना पड़ता है 7 साल। अब आते हैं देशीकरण। चौथी, देशीकरण। वैसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के किसी एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण मतलब कलाओं में, ये बीच में स्टेप है, कला में निपुण, कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक, कितने साल तक, 10 साल तक रहता हो, तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस, देशीकरण, मतलब आप विदेश से यहाँ के हो जाएंगे। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको ये चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। देश की, भारत में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से कोई एक भाषा आपको आनी चाहिए। आप उसके बारे में सकारात्मक सोच रखते हो, अपने हमारे देश के बारे में, वैज्ञानिक या कला में आप निपुण हो, तो आपको देशीकरण करके भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं अर्जित भूमि। अर्जित भूमि मतलब जो भूमि की तरह, देखो किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को, ठीक है ना, वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि हमारा जो संविधान संशोधन हो गया, पहले सिक्किम मिला था हमसे, ठीक है ना, तो बांग्लादेश भी मिला था। तो ऐसे लोगों को जब भारत में, जैसे कोई भी अगर छोटा सा क्षेत्र हो विदेशी, और वो अपने भारत में विलय कर लिया जाए, तो वहाँ के जो जनसंख्या है, वहाँ का जो समाज है, उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे कि देखिए, सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासी को भारत की नागरिकता दे दी गई थी, ठीक है। और बांग्लादेश को भी, बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता, जब ये दोनों राज्य मिले थे, जब इन्हें हम लोगों ने मिलाया था, अच्छा याद आया आपको कैसे मिले थे ये, आर्टिकल 3 से या 4 से, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो ये जो मिले थे, तो यहाँ के निवासी जो थे स्वतः ही भारत के नागरिक बना लिए गए थे। अब एनआरआई लोग कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडिया, जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई एनआरआई हैं, एनआरआई बोलते कैसे हैं जान लो। वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रहा हो, ठीक है, भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन वो नागरिक भारत का ही था, अब वो विदेश में है। क्या कर रहा है भाई, बिजनेस भी कर सकता है, नौकरी करता है, कुछ भी ले, बिजनेसमैन ज़्यादा आते हैं इसमें। वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा, अब 6 माह से ज़्यादा क्या करने गया, या तो पढ़ाई करने गया हो, पढ़ाई करने या नौकरी करने चला गया हो, तो क्या कहलाता है, एनआरआई। दोस्तों याद रखना, एनआरआई उसे बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक, ठीक है ना। अब हमने वहाँ की नागरिकता ग्रहण नहीं की, मतलब हमें विदेश की नागरिकता नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे हम किसी कारणवश, जैसे कि हमारा बिजनेस है, हम पढ़ाई कर रहे हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं, और 6 माह से ज़्यादा वहाँ पे अगर आप समय बिताते हैं, तो आपको एनआरआई मान लिया जाता है, ठीक है।
अब ओवरसीज नागरिकता, ओवरसीज क्या होता है? इसे 2005 में किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा, दोस्तों याद रखना ओवरसीज नागरिकता ये समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था ओवरसीज नागरिकता को। ओवरसीज नागरिकता होती क्या है? ये बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपति जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं, थे भारत के, लेकिन भाई बिजनेस काफ़ी बड़ा है उनका, तो बाहर चले गए तो नागरिकता उन्होंने वहीं की ग्रहण कर लिए। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। वीज़ा, वीज़ा जानते हैं किसे कहते हैं? किसी दूसरे देश में जब कोई व्यक्ति जाता है, वहाँ के कानून और परमिशन जो मिलती है उसी को वीज़ा कहते हैं। ठीक है, जाने का एक जो प्रोसेस होता है भाई, जो परमिशन मिलती है कि हाँ तुम यहाँ पे जा सकते हो, फिर दूसरा देश परमिशन देगा कि हाँ तुम हमारे पास आ सकते हो। ठीक है ना, अगर वीज़ा नहीं होगा तो वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का कानून है, वो आपका साथ नहीं देगा। ठीक है, तो वीज़ा उसे ही कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें ओवरसीज नागरिकता प्राप्त है, मतलब भारत में, अब आपने जैसे पहले पढ़ा था कि अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसमें क्या है, वो बिजनेस करने चले गए, अब भाई बिजनेस है, बिजनेस छोड़ के आ नहीं सकते, तो वहाँ का उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो बिना वीज़ा के ही भारत वो आ सकते हैं। देखिए, देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने पर, ठीक है, या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अब ओवरसीज तुम्हें नागरिकता तो मिल गई है, अब पता चले कि आप बिना वीज़ा के भारत आ सकते हैं, लेकिन आ कैसे नहीं, घूमने आ रहे हैं या किसी मकसद से आ रहे हैं, ये मेन चीज़ है। पता चले कि आप यहाँ से पाकिस्तान में करने लगे हो, पाकिस्तान में बिजनेस फैला दिया आपने, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली आपने, तो जब आप यहाँ पे आएंगे और आपको लगा कि हाँ आप कुछ ऐसे काम करेंगे जो हमारे लिए, हमारे हित के नहीं होंगे, हमारे नुकसान होगा, तो ऐसे में संसद क्या करती है, मंत्रालय क्या करता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री आपकी नागरिकता समाप्त कर देता है। ठीक है, ऐसे में नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब आते हैं CAA, क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कब? 2019। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, कब का है? 2019 का। ये किसके द्वारा पारित की गई थी? संसद द्वारा पारित की गई थी। यह एक अधिनियम है जिसके द्वारा 1955 का नागरिक कानून, मतलब 1955 नागरिकता अधिनियम के तहत संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले, कब से? 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब धार्मिक प्रताड़ना मतलब वहाँ के जो लोग हैं ऐसे जगह के, वहाँ पे जो अपना धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसे लोग जिन्हें, अब उनमें से कौन से शामिल थे? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, ऐसे लोगों को भारत में उनकी नागरिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त है। मतलब ये नागरिकता आपको तब प्राप्त होगी जब आप 11 वर्ष भारत में रहेंगे। कब तक? 11 वर्ष, 11 वर्ष तक भारत में रहेंगे। अब इस अवधि को संशोधित करके कितना कर दिया है? 5 वर्ष तक। इसकी जो पहले एक शर्त थी कि पहले 11 वर्ष रहोगे उसके बाद ही नागरिकता मिलेगी, अब इसे समय को घटाकर कितना कर दिया है? 5 साल। 5 वर्ष तक भारत में रहोगे। अगर ऐसे लोग हैं जो बाहर से निकाले गए हैं, प्रताड़ित हैं, लेकिन धार्मिक लोग जिन्हें वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है, उन्हें कोई
एक्सेप्ट नहीं करता है, प्रताड़ित करता है, तो ऐसे लोग अपने भारत में अगर 5 वर्ष रहेंगे तो उन्हें कब CAA 2019 के तहत भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है। अब 20 दिसंबर 2019 को 20 दिसंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। कब कर दिया गया था? 20 दिसंबर 2019 को। पाकिस्तान से भाई 7 लोग आए थे, 7 शरणार्थी आए थे, उन्हें भारत की नागरिकता दे दी और ये संशोधन जो हुआ था, जो ये अमेंडमेंट है, लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब CAA जान गए हो। अब देखते हैं NRC। NRC किस लिए आई थी, क्या जरूरत पड़ गई थी, जानते हैं आज। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मतलब कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अब इसमें NRC में क्या होता है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति नागरिक नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा, नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा, पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है। ठीक है, पंजी है, जिनके उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं, वहाँ उनका एक रजिस्टर है जिनमें भारतीयों के नाम शामिल हैं, जो असम के वास्तविक, मतलब असम के वास्तविक जो लोग थे, वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। NRC जो आई थी वो स्पेशली असम के लिए ही लाई गई थी। क्या हुआ था वहाँ पे, बड़ा देखना। अभी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई हो गई थी, मतलब लड़ाई चल रही थी, कहाँ पे, पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी। अब बांग्लादेश तो आपको पता है, एक पूर्वी पाकिस्तान में बट गया था, एक दक्षिणी पाकिस्तान में बट गया था। तो ऐसे थे दोनों ही पाकिस्तान, लेकिन यहाँ इस पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को क्या बोल दिया गया, बांग्लादेश। ठीक है, तो बहुत से जो लोग थे वहाँ से भागकर भारत चले आए थे। अब बांग्लादेश से लड़ाई चल रही थी, जब उनकी कुटाई हुई तो भाग आए होंगे। अब पता नहीं लतियाए गए होंगे, थप्पड़ियाए गए होंगे, अब जिस हिसाब से वो भागे होंगे उन्हें पता होगा, चले आए। तो ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं, बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। आप सोचो, ऐसी कंडीशन थी, पाकिस्तान से ही लतियाए गए थे, फिर भारत आए थे, मतलब वहीं के लोग घर से निकाल दिए हैं। अब क्या करें, नहीं है भाई, खाने पीने लायक शायद होगा ना। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2013 कब, 24 मार्च 1971 से पहले उन्होंने कहा कि 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं, उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, नागरिकता दे दी जाएगी। अब 24 मार्च 1971 से पहले अगर आप भारत आए हो तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा था। किसका, NRC का। कब बनेगा, 2015 से। 2015 से जनगणना होने लगी थी कि भाई कौन असम के लोग हैं, कौन बाहर के हैं, कौन बेचारे भागे हुए हैं, कौन भगाए गए हुए हैं। तो ये चीज़ें जानकारी में आने लगी थी। ठीक है, वो लोग करने लगे थे। अब NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक का होना आवश्यक है। मतलब NRC में अगर आपको प्रूफ करना है कि हम यहीं के नागरिक हैं, तो आपको 30 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स तो ऐसा होगा जो आप दे सकते हैं। अब 30 डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं भाई, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल मार्कशीट, इंटर मार्कशीट, कुछ भी, जन्म प्रमाण पत्र, आय, जात, मूल, निवास, कुछ तो ऐसे 30 डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। NRC के तहत आपका किया जाएगा कुछ। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, अब सही बात है भाई, वहाँ से अगर भगाए गए हो, लतड़ा गए, तो क्या पता वहीं सब छीन लिए हो, तो 4 महीने आपको टाइम दिया जाता है। 4 महीने, ठीक है ना, 4 माह का समय दिया जाता है आपको। 4 माह के अंदर आपको साबित करना पड़ेगा
डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, तो 4 महीने आपको देते हैं, 4 महीने में साबित करके दिखाओ। और 4 महीने के बाद भी साबित नहीं कर पाए आप, तो आपको कहाँ भेज दिया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 4 महीने में जैसे आपको साबित नहीं कर पाएगी हाँ हम हैं या नहीं हैं, तो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भागो, सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भगा देते हैं। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब जिला न्यायालय अगर आपको वो भी साबित नहीं कर पाया, ठीक है ना, साबित नहीं करता है, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। यदि सुप्रीम कोर्ट में भी आपको साबित नहीं करता, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी आपको नहीं मानता कि आप कहीं के हो, ठीक है, या असम के हो या पाकिस्तान के हो, कहीं के अगर साबित नहीं कर पाए कि आप असम के थे या यहाँ से भाग के आए थे, यहाँ पे रहने के लिए आए थे, ठीक है ना, तो फिर तो बहुत ही गड़बड़। तो फिर क्या? आपकी नागरिकता तुरंत जब्ती कर ली जाती है, नागरिकता बिल्कुल समाप्त, और आपको कहाँ भेज दिया जाएगा? डिटेक्शन सेंटर में। डिटेक्शन सेंटर में सीधा आप पेल दिया जाता, भागो यहाँ से, निकलो, नागरिकता वागरिकता कुछ नहीं है। फिर ये लोग सोचते हैं वहाँ से तो वैसे ही भगाए गए थे, यहाँ से भी थोड़ा ठिकाना ना, मतलब वही बात हो गई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, अब पढ़ते हैं एनपीआर। एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। अब इसमें क्या, एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है, ठीक है ना, ये जो रजिस्टर है देशवासियों के लिए बनाया गया था। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003, दोस्तों अधिनियम 1955 और नियम 2003, अधिनियम 1955 और नियम 2003 के तहत या उसके प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, कहाँ पे? राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इसे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनगणना का सही आंकड़ा मिलेगा। तो दोस्तों, जो हम लोग कहते हैं कि हर 10 वर्ष बाद जो जनगणना होती है, हर 10 वर्ष बाद जनगणना जो होती है, वो दरअसल एनपीआर ही बोला जाता है। एक एनपीआर रजिस्टर होता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, मतलब अपने राष्ट्र में कितनी जनसंख्या है, कौन व्यक्ति कहाँ पर है, ये छोटे स्तर से लेके निम्न स्तर से लेके उच्च स्तर तक सारी जानकारी, सारा आंकड़ा इसी से एनपीआर से ही मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों नागरिकता तो आज की क्लास में नागरिकता ख़त्म हो गई। कल पढ़ेंगे हम भाग 3। भाग 3 पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। और कल मूल अधिकार ना थोड़ी लंबी क्लास चल सकती है, क्योंकि मूल अधिकार जानना बहुत ज़रूरी है। और मूल अधिकार कहाँ से आए थे, कैसे लिए गए थे। दोस्तों मूल अधिकार बहुत फेमस चीज़ है। हाँ, फेमस क्या हुआ, पढ़ के ही मज़ा आता है उसमें, पता अपने खुद के एक राइट्स हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।